मैं तो कहूँगी गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए मैं कहूँगी, ऐसा नहीं है कि अल्कोहल और स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनकी स्पर्म क्वालिटी खराब होती है, डेफिनेटली फिर एग क्वालिटी भी अगर महिलाएं ले रही हैं तो खराब होगी। तो हमें गोरा बच्चा चाहिए, हमें कर्ली हेयर चाहिए, हमें ब्लू आईज चाहिए, डिजाइनर बेबी हो जाए तो वो काफी होता था पहले। ये वर्ड मैंने डिजाइनर बेबी मैंने भी किसी पेशेंट के मुंह से ही सुना। आजकल जैसे आईवीएफ के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये क्यों बढ़ रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पहले के अगर हम लोग देखें चीजें तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उतनी एक्सरसाइज नहीं रहेगी, बच्चे फोन लेके बैठे हुए हैं, एग क्वालिटी खराब हो रही है, स्पर्म क्वालिटी खराब हो रही है, वजन बढ़ रहा है, पीसीओएस के केसेस बढ़ के। इसमें मैम क्या अगर पहली बार आईवीएफ हो गया तो दूसरी बार क्या नेचुरल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं? नेचुरल प्रेगनेंसी होने के देखिए, अगर उनकी फैलोपियन ट्यूब खुली है, यानी कि जब हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए आईवीएफ करते हैं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी यानी कि उसकी फैलोपियन ट्यूब भी ठीक है, उसका स्पर्म भी ठीक है, उसकी एग भी ठीक है, फिर भी वो कंसीव नहीं कर रही, तो ऐसे को हम लोग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। और अच्छे खासे लोग ऐसे होते हैं, 100 में से 30 लोग ऐसे होते हैं, 30% की जिनका अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी ग्रुप में पड़ते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जिनके अंडे अपने से टाइमली मैच्योर नहीं हो पा रहे, ऐसे लोग जब आईवीएफ पे जाते हैं अगली बार में उनकी नेचुरल प्रेगनेंसी होने की पूरी संभावना होती है। और मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट हैं जिनका फर्स्ट प्रेगनेंसी तो आईवीएफ से हुआ और सेकंड वो लोग नेचुरल कंसीव कर गए। एक पेशेंट की मैं बात करूंगी, उनका आईवीएफ हुआ था सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से, जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली है। और 10 साल के बाद उसने मतलब अच्छा खासा वेट किया, 10 साल जब उसको बच्चा नहीं हुआ तब उसने आईवीएफ कराया और वो कंसीव करी। और जब बेटी उसकी 4 साल की हुई, यानी कि 14 साल के बाद उसको नेचुरल कंसेप्शन हुआ। जब वो यंग थी तब नहीं हुआ, उसके बाद 14 साल बाद हुआ। एक्चुअली होता क्या है कि एक बार जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, तो आप रिलैक्स्ड हो जाते हो। उसके पहले स्ट्रेस नहीं होता, उसके पहले आप बहुत पैनिक होते हो। हर मंथ एक एंजाइटी होता है कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो वो चीज खत्म हो जाती है। तो एक प्रेगनेंसी के बाद कई बार ऐसे फैमिली प्रेशर भी खत्म हो जाता है, स्ट्रेस भी खत्म हो जाता है। अच्छा, काफी मतलब होता है जो आपने बोला स्ट्रेस, तो महिलाओं के ऊपर काफी स्ट्रेस होता है कि बेटा ही चाहिए, तो क्या आईवीएफ में श्योरिटी कहीं ना कहीं होती? काफी लोग आईवीएफ इसलिए भी प्रेफर करने लग गए कि इससे बेटा होने की श्योरिटी हो जाएगी या हमें एक बार में ट्विंस मिल जाएंगे, तो ऐसा भी कुछ होता है इसमें? देखिए, बहुत अच्छे सवाल आप शुक्ला जी खोज के लेके आ रही हैं, बहुत ही मतलब ये बढ़िया है। सोसाइटी इसको सुने समझे जाने लोग आते हैं ये कह के कि मैडम हमारी ना बेटियां हैं, हमारा कैसे बेटा नहीं हो सकता क्या? हाँ, तो हमारी इंडिया में जो हमारा जो कल्चर जो हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से ना आप हमेशा से हम लोग देखते हैं सुनते हैं कि बेटियां हमारी कभी कहीं पड़ी मिलती है, कहीं अभी भी देखने को मिलता है। फीमेल बच्चों को लोग अंदर ही गर्भ में खत्म कर देते हैं, कहाँ चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए एक रेगुलेशन आया था PCPNDT कि अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम लोग लड़का लड़की चेक नहीं कर सकते, है ना। ये स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन गवर्नमेंट लेके आई थी। तो उसी रेगुलेशन के तहत हम लोग बच्चे की टेस्टिंग भेज सकते हैं, लेकिन वो लड़का है या लड़की है ये जानने के लिए हम उसकी टेस्टिंग नहीं भेज सकते अभी तक अपनी इंडिया में। हाँ, हो सकता है अगर अपने देश में लोग इतने जागरूक हो जाएं कि हमारे पास लोग ये भी कहने के लिए आए कि भाई हमें बेटी चाहिए, है ना। कहते हैं कई बार लोग कहते हैं कि मैडम बता दीजिए हमें शॉपिंग करनी है, तो हमें तो भैया डर लगता है भाई कैसे बता दें, तुमको पता नहीं क्या कर डालोगे, क्योंकि हमारे पास तो भाई रेगुलेशंस हैं, हम नहीं ऐसा कर सकते। लेकिन अगर बाहर की कंट्रीज को देखें जहाँ पे लोग जो बच्चा जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी पॉसिबल हो सकती हैं वो चीजें। भाई अगर किसी की 2 लड़कियां हैं, वो लड़का चाहता है तो ठीक है कराए, किसी के एक लड़का है वो लड़की चाहता है तो वो लड़की के लिए करा ले। लेकिन अभी जो सिचुएशन मिसयूज कर लेते हैं लोग, मिसयूज करेंगे, सबको लड़का ही चाहिए होगा, इसीलिए रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं कि हम लोग इसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। आईवीएफ कर सकते हैं आपका, लेकिन लड़का या लड़की का सिलेक्शन किसी भी तरीके से, इसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि लड़का नहीं हम लोग कर ही नहीं सकते। और ट्विंस का मैम क्या होता है? काफी आईवीएफ केसेस में देखा गया कि ट्विंस में भी होते हैं। हाँ, देखिए ट्विंस का अगर मैं कहूँ तो ये है कि आईवीएफ में हम लोग 2 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं, ये सोच के करते हैं कि 2 में से कम 1 एम्ब्रियो तो सक्सेसफुल हो जाए। तो मेरी जो मेंटर हैं मैडम आभा मजुमदार मैडम, जो सर गंगाराम हॉस्पिटल का जो आईवीएफ यूनिट है उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, मैडम का कहना हमेशा ये होता है कि जो ट्विन प्रेगनेंसी है दैट इज साइड इफेक्ट ऑफ आईवीएफ। ओके, और अगर आपने कहीं 3 बच्चे कर दिए ट्रिपलेट्स हो जाते तो फिर तो समझिए कि दिस इज जस्ट मतलब फेलियर ऑफ योर आईवीएफ, आपने अच्छा नहीं किया। तो अभी जो चीज़ है जो
मैं ट्राई कर रही हूँ इम्प्लीमेंट करना, पेशेंट्स को मैं समझाती हूँ, बड़ा टाइम लगता है काउंसिल करने में कि आप ना एक ही बच्चा ट्रांसफ़र करवाइए, एक ही एम्ब्रियो रखवाइए। उससे क्या होता है ना कि एक एम्ब्रियो जब एक बच्चा बड़ा होता है तो कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। हमने कहते हैं जो दिखता है ना, जो दिखा रहे होते हैं वो लोग देख रहे होते हैं। हम लोग, हमारी भी कहीं ना कहीं इसमें कुछ सहभागिता है कि हम लोग कहीं ना कहीं 2 बच्चे लेके फोटो डालते हैं तो लोग देखते हैं, उसको खुश होते हैं कि अच्छा 2 बच्चे हो गए एक साथ में, कितना अच्छा रहा। लेकिन हमने कभी आप लोगों को वो चीज़ें नहीं कभी दिखाई कि जब 2 बच्चे अबॉर्ट कर रहे होते हैं तो कैसा हो रहा होता है। वो पूरा का पूरा उसका पैसा ख़त्म हो चुका होता है, आईवीएफ में खर्च हो चुका होता है, उसकी हेल्थ दांव पे लगी होती है, वो पेशेंट बेड रिडन है, लेटी है, अब वो ट्विन प्रेगनेंसी जल्दी डिलीवर होने के रिस्क होती हैं, मदर को बीपी शुगर बढ़ने की भी रिस्क ट्विंस में ज़्यादा होती हैं, है ना, प्रीमेच्योर डिलीवरीज, प्रीमेच्योर वाटर बैग रप्चर होना, ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस, और भी कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ट्विंस के, वो सब होते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशन अगर किसी हो रहा होता है तो वो पेशेंट आके कहता है कि मैडम मेरा एक ही करिएगा। तो क्यों नहीं हम शुरू से उनको ये चीज़ समझाएं कि भाई आप एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराइए, आप का अगर सक्सेस हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो जो एम्ब्रियो रखा है उसको हम फिर ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, इसमें मदर की हेल्थ को लेके कितना रिस्क होता है? बिकॉज इतने इंजेक्शंस लगते हैं, आईवीएफ में ज़्यादा रिस्क होता है कि नेचुरल उसमें ज़्यादा रिस्क होता है? नहीं, नेचुरल, डेफिनेटली नेचुरल प्रेगनेंसी तो नेचुरल है। हाँ जी। आप भाई आराम से आप अपनी फैमिली में, आप हस्बैंड के साथ हैं और आपको अगले महीने पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल। इसमें लाइफ रिस्क भी होता है? लाइफ रिस्क तो देखिए, जब भी आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं और बेहोशी ले रहे हैं तो आप अपनी लाइफ रिस्क की कंसेंट लिख के जाते हो। ओके। कि बेहोशी के दौरान आपको कुछ भी हो सकता है ना, उस समय आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या करती है, तो वो कंसेंट तो आप देते हो। तो डेफिनेटली रिस्क है, उस चीज़ को सोचा जाए तो है, लेकिन हाँ, इट्स वेरी सिंपल। आपको सिर्फ 10 मिनट की बेहोशी दी जाती है और आपके 10 मिनट के अंदर ही वो एग सारे रिट्रीव कर लिए जाते हैं और आधे घंटे 1 घंटे में आप रिकवर हो जाते हो और अपने घर वापस जा सकते हो। और जो इंजेक्शंस आपको लगते हैं वो इंजेक्शंस ऑलमोस्ट पेनलेस होते हैं, जैसे एक इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं डायबिटिक लोगों को, सिंपल खुद भी लोग लगा लेते हैं, ये इंजेक्शंस बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आपको 10 ही मिनट के लिए क्यों ना सही, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। लोगों की बहुत बड़ी होप होती है आपसे, जब वो काफ़ी लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, कुछ बेच के वो आईवीएफ का पैसा लाते हैं और उसके बाद उनका फेलियर हो जाता है, तो आप कैसे उस चीज़ को डील करते हो? बिकॉज ये इमोशनल स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इमोशनल स्ट्रेस। आपको मैं बताऊं कि जब हमारे आईवीएफ के रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो हम, मतलब मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब फिंगर क्रॉस रखती हूँ कि भाई मुझे लगता है कि भाई सारे पेशेंट का पॉजिटिव आ जाए, एक का भी अगर नेगेटिव आएगा ना तो उस पेशेंट को मुझे काउंसिल करने में, उससे बात करने में कितना, मतलब अब उसके लिए फिर क्या करूँ। सबसे बड़ी बात कॉस्ट पे ही लटकती है। भाई दोबारा अगर हम कुछ करना चाहें तो फिर कुछ पैसा तो इन्वॉल्व होगा। मैं पर्सनली बहुत सपोर्ट करती हूँ, अगर मेरा कोई पेशेंट फर्स्ट टाइम अगर उसका फेल हुआ है तो सेकंड टाइम में उसको, अगर उसके एम्ब्रियोज नहीं हैं, दोबारा कुछ अगर हमें करना है तो हम कॉस्ट बहुत कम कर देते हैं। मतलब फिर सेकंड आईवीएफ में हम कोई भी अर्निंग नहीं लेते हैं और कैसे भी करके उसकी प्रेगनेंसी सेकंड बार में करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों का तो फर्स्ट टाइम में हो जाता है और कुछ बच्चे होते हैं उनका सेकंड में हो जाता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत इतनी ख़राब होती है या फिर जिनका कुछ कॉम्प्लिकेशन ही ऐसे होते हैं जिनका 2 आईवीएफ में भी या 3 आईवीएफ में भी नहीं होता है। और मोस्टली मेरे ख्याल से ये एज की वजह से भी होता है, जो हायर एज साइड में होती है उनके चांसेस कम होते हैं। हाँ बिल्कुल है, एज के साथ प्रेगनेंसी के चांसेस डेफिनेटली घटते ही चले जाते हैं, वो आईवीएफ ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर एजिंग हो रही है मदर, मतलब दोनों पार्टनर्स की, तो एम्ब्रियो की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है, यूट्रस की लेयर भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती ही है। तो डेफिनेटली एज के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। या कभी किसी को और भी कुछ बीमारी, जैसे एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है, बहुत ही ख़राब बीमारी है ये लगभग कहते हैं ना कैंसर की जैसी फैलती है, लेकिन ये कैंसर नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये क्या होता है कि आपका जैसे पीरियड्स आ रहे हैं तो ब्लीडिंग होती है, आपकी यूट्रस से बाहर निकलती है, वैसी ही ब्लीडिंग आपके पेट के अंदर भी हो रही होती है, आपकी ओवरी में भी हो रही होती है। आपकी कहते हैं पेट एब्डोमेन के अंदर जो
इनर जो लेयर है पेरिटोनियम, वहाँ पे कहीं कहीं एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट होते हैं, वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, तो पेनफुल बहुत होता है, अंदर एडिजन्स बहुत हो जाते हैं, अंदर का एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में भी आईवीएफ की चांसेस सक्सेस रेट थोड़ी कम हो जाती है। या अगर आपको पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है, कोई ऐसा पेल्विक इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, या और भी कई इन्फेक्शन है, जैसे आपके फेलोपियन ट्यूब में कहते हैं इन्फ्लेमेशन है, हाइड्रोसेल्पिंग्स है, पानी वगैरह भरा हुआ है, तो उसमें भी आईवीएफ के पॉजिटिव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। या फिर आपकी यूट्रस की लेयर, सबसे ख़राब चीज़ होती है अगर आपकी एंडोमेट्रियम ठीक नहीं है तो फिर प्रेगनेंसी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में फिर अगर एंडोमेट्रियम एकदम ख़राब है तो फिर नहीं अगर हो रहा है तो सरोगेसी इज़ द ऑप्शन, जो कि अब हमारे लिए उतना इजी नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं रह और सोसाइटी इतना एक्सेप्टेबल भी नहीं है हमारे यहाँ, मतलब काफी लोग उसको देखते हैं कि शायद ये हमारा बच्चा नहीं है, या फिर वो उस टाइप से आ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। सोसाइटी मतलब सोशल चीजें तो हैं ही हैं साथ में। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि जब एक पेशेंट आता है कि हमें बच्चा नहीं है तो वो हर ऑप्शन के लिए तैयार मेंटली और सोशली इतना ज़्यादा परेशान होता है कि जैसे पहले मैं कहूँगी अपनी स्टार्टिंग डेज ऑफ प्रैक्टिस मुझे लगता था कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्यों बच्चा करना चाह रहे हो, मत बच्चा करो, उसको पढ़ाओगे कैसे, क्या करोगे, आप अपने में रहो ना। लेकिन विद टाइम जब मैंने पेशेंट्स को देखना शुरू किया, पेशेंट ऐसे आते थे कि मैम हमारा तो जीना ही मुश्किल है, हम तो बाहर निकलते हैं तो लोग हमें देख के कहते हैं अरे इनकी तरफ मत देखो, अरे इनका मुंह देख लिया, या ऐसी चीज़ें उन्हें रोज प्रतिदिन सारे दिन में कितनी बार उन्हें झेलने को मिलती हैं। कि एक पेशेंट ने मेरे चैम्बर में आके कहा था कि मैडम कैसे भी करके एक बच्चा कर दीजिए, चाहे फिर वो मर ही क्यों ना जाए। तो उसकी ये लाइन मुझे, उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा सिर्फ ये दिखाने का कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, मैं बांझ नहीं हूँ। हम मतलब वो दोनों कपल बच्चा कर सकते हैं। तो ये सोशल प्रेशर भी बहुत होता है, और उसको देखते हुए फिर मैंने थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया चीज़ों को कि नहीं भाई, हर मतलब कहते हैं ना जैसे राइट होना होता है ना हर चीज़ का, सबका राइट है। हाँ, तो बच्चा एक माँ बनने का, पेरेंट बनने का सबका राइट है। तो उसी राइट के शायद तहत जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो भी अपना बच्चा कर रहे हैं। अगर जैसे मैम आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया, फिर लेडीज को क्या ख्याल रखना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर लाइफस्टाइल, उनको क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए? देखिए, अगर आईवीएफ आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया है और 12 दिन के बाद ही रिजल्ट आ जाता है, पॉजिटिव आ गया है, तो आपको जस्ट नॉर्मल रहना है, जैसे आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है बिल्कुल वैसे ही रहना है। आपको ओवर एक्सर्ट नहीं करना है, बहुत हैवी कोई वर्क नहीं करना है, लेकिन आपको अपने नॉर्मल घर के सारे जो काम होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही करते रहने हैं। कुछ चीज़ें हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, जो कि नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी में भी बोलते हैं, कि आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से दूर रहें, बहुत हैवी वर्क ना करें, जैसे जंपिंग या इस टाइप की चीज़ें। एक बार प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल प्रेगनेंसी, जैसे कि आपका नेचुरल कंसेप्शन होता है। हाँ, अगर पेशेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, लाइक जैसे उसको पहले मिसकैरेजेस हुए हैं, उसका जल्दी डिलीवरी हो जाता है, अगर सर्वाइकल इनकम्पिटेंस का प्रॉब्लम होता है जिसमें कि बच्चेदानी का मुंह पहले खुल जाता है, बच्चा निकल जाता है, ऐसे में ज़रूर हम पेशेंट को थोड़ा सा रेस्ट वगैरह बताते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं चलना वलना है। अदरवाइज आप एकदम नॉर्मल लाइफस्टाइल लेके चलते हो अपनी। और उनके फैमिली मेंबर्स को क्या एडवाइस करेंगे, स्ट्रेस से कैसे दूर रखें? स्ट्रेस से दूर रखने के लिए तो आपको एक कहते हैं ना अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है ना। तो मैं अपने सेंटर में अगर गंगा लक्ष्मी आईवीएफ की बात करूं तो हम लोग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हमारे पास डेडिकेटेड साइकोलॉजिस्ट है और मैं खुद एक एक पेशेंट को बहुत देर तक काउंसिल करती हूँ। मतलब मेरा एम कभी ये नहीं रहता कि पेशेंट अगर आई है तो हम उसको फटाफट मेडिसिन लिखें और फटाफट आईवीएफ या आईयूआई किसी चीज़ पे। कई बार होता है कि हम उनकी बात सुन रहे होते हैं और उनकी जब पूरी बात हम सुन लेते हैं तो वो रिलैक्स होते हैं। उनके छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनको वो कई बार पूछ ही नहीं पाते और जब वो उनको पूछ लेते हैं वो एड्रेस हो जाते हैं सवाल कि भाई मैडम हम ऐसे रिलेशन में रहते हैं तो ये तो ठीक था कि नहीं था, या ये टाइम ठीक था क्या नहीं था, है ना, या मैं ये मेडिसिन ले रही थी। तो छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम एड्रेस कर देते हैं तो कई बार ऐसी प्रेगनेंसी हो जाती है। ओके मैम, क्या ये जो नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे होते हैं और आईवीएफ से होते हैं तो क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है या सेम होते हैं? अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं वो मतलब नॉर्मल बच्चों के तरह होते हैं या फिर उनका माइंडसेट थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डेवलप होता है या कम डेवलप होता है, क्या होता है?
नहीं देखिए, बिल्कुल दोनों में ही सब कुछ सेम ही होता है। हाँ, आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं उस ग्रुप को अगर हम लें, केवल आईवीएफ से किए हुए बच्चों का जो ग्रुप है, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है ज़्यादा देखें। क्यों देखें? क्योंकि जो लोग आईवीएफ के लिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एज एडवांस होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तभी वो आईवीएफ में आ रहे होते हैं। लेकिन ऐसे अगर हम कहें कि आईवीएफ टेक्निक के द्वारा की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे पूर्णतः नॉर्मल ही होते हैं, वो चाहे आईवीएफ के माध्यम से हो रहे हों या नेचुरल कंसेप्शन के माध्यम से हो रहे हों। तो आजकल काफ़ी मदर्स इम्पेशेंट हो जा रही हैं, काफ़ी लोग आईवीएफ के तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और डॉक्टर्स भी ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं आईवीएफ। बिल्कुल सही आप बात कह रहे हो। ये चीज़ें हैं कि अभी आईवीएफ बहुत बढ़ गया है। कहीं ना कहीं नीड भी है, क्योंकि नेचुरल प्रेगनेंसीज हो नहीं रही हैं, लोग लेट मैरिज कर रहे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो उनकी प्रेगनेंसी फिर कैसे हो। तो उसके लिए आईवीएफ इज़ कहते हैं हमारे लिए एक बहुत अच्छा हमारे लिए होप है। तो वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि हाँ, थोड़ा सा लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं। जैसे कि पहले उन्होंने शादी का टाइम लेट किया, फिर उन्होंने वेट किया कि अभी 1 साल 1.5 साल बाद करेंगे, और जैसे ही उन्होंने अब सोचा कि अब हमें प्रेगनेंसी चाहिए, नाउ दे आर इम्पेशेंट कि अभी मैंने इसी महीने 2 महीने ट्राई किया, अब एज हो रही है, अब नहीं हो रहा, अब क्या करें। फिर वो पैनिक होते हैं, तो चीज़ें और जल्दी वर्कआउट नहीं करती। फिर वो पैनिक स्टेट में, भाई चलो ठीक है, अब स्टेबल हैं, वो स्टेबलिश्ड हैं, अपना सब कुछ कर चुके हैं, पैसे भी हैं उनके पास, तो वो कहते हैं कि भाई मेरा जल्दी से आप आईवीएफ कर दीजिए। आईवीएफ के अलावा भी कोई मैम ऑप्शन है लोगों के पास? सारे तरीके हैं। जैसे कि हमें कभी भी डायरेक्टली आईवीएफ पे तब तक नहीं जाना चाहिए जब तक कि आईवीएफ का एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है। जो कि मैंने अभी आपको बताए थे कि उसमें हम आईवीएफ के अलावा कुछ और तरीका हमारे पास है ही नहीं, तो आईवीएफ ही करना है उसमें, तो उसी के लिए तो आईवीएफ है और हमारे लिए एक अच्छा ये होप भी है। लेकिन अगर कोई कपल ऐसा आता है जिसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है शादी को, और उसकी फैलोपियन ट्यूब खुली हुई हैं और स्पर्म भी ठीक है या माइल्ड प्रॉब्लम है स्पर्म में, तो हम लोग आईयूआई यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के माध्यम से प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस का ही थोड़ा सा एनहेंसमेंट है। और मैम, आप जैसा किसी को अगर डायनेमिक डॉक्टर बनना है आईवीएफ का, तो उसमें कितने साल का एक्सपीरियंस जाता है, क्या क्या एजुकेशन ज़रूरी होती है? बिकॉज काफ़ी बच्चे जो हमें देख रहे होंगे, काफ़ी लोग डॉक्टर बनना चाहते होंगे, गायनेक बनना चाहते होंगे और आईवीएफ स्पेशलिस्ट बनना चाहते होंगे, तो इसके लिए क्या एजुकेशन ज़रूरी होती है? बिल्कुल, देखिए आईवीएफ स्पेशलिस्ट बनने के लिए अभी का जो क्राइटेरिया है, अगेन ये गवर्नमेंट रूल्स में भी आ गया है कि अगर आप आईवीएफ सेंटर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका एमबीबीएस होना चाहिए। एमबीबीएस के बाद आपका एमएस या एमडी की डिग्री जो गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स में होती है वो आप कंप्लीट करते हैं, एंड उसके बाद आपको इनफर्टिलिटी में या ART में आपको फेलोशिप करनी होती है। वो फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद ही आप अपने को इनफर्टिलिटी या आईवीएफ एक्सपर्ट मान सकते हैं, या उसके लिए अपना सेंटर लेवल 1 लेवल 2 सेंटर अपना स्टार्ट कर सकते हैं। मैम, गर्भ संस्कार का क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे कहते हैं गर्भ संस्कार अगर फॉलो करें तो नेचुरली कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर पहले से? गर्भ संस्कार जनरली प्रेगनेंसी, जहाँ तक मुझे को आइडिया है, प्रेग्नेंट जब हो जाते हैं उसके बाद स्टार्ट होते हैं कि हमें कैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, क्या खाना है, वैदिक नियमों के हिसाब से कैसे रहना है। जैसे कि मैंने एक बात आपसे कही कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमें रिलेशन में नहीं रहना। ये हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है कि जब आप कंसीव कर चुके हैं तो आप उस दौरान बिल्कुल भी आप पति के संपर्क में ना जाएं। खान पान आपका अच्छा होना चाहिए, तो समय से उठना, उस समय उठ के आपको क्या ध्यान करना है, क्या मंत्र उच्चारण करने हैं जिससे कि वो वाइब्रेशंस आपके बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हों, वो जाएं अंदर, कहते ना एक संस्कार से युक्त एक बच्चा पैदा हो। तो ये चीज़ें डेफिनेटली अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो उसका फायदा तो हमें मिलता है। बर्थ के लिए भी टाइम निकलवा के आते हैं लोग कि इस टाइम पे डिलीवरी करिएगा। टाइम निकलवा के आते हैं, बहुत निकलवा के आते हैं मुहूर्त की डिलीवरी के लिए, और इसके लिए वो सिजेरियन सेक्शन करवाने के लिए भी तैयार होते हैं कि हमारा सिजेरियन सेक्शन कर दीजिए, लेकिन इस टाइम पे कर दीजिए मैडम। और इन सब से हटके मैम, आपने एक सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करी थी, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप सर्वाइकल कैंसर के बारे में बता दें लोगों को। बिल्कुल मैडम, ये मेरे मतलब दिल के बहुत करीब ये चीज़ रहती है, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। मैं आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ, इनफर्टिलिटी आईवीएफ सेंटर हमारा चलता है,
लेकिन मैं हमेशा एक सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ा बर्डन है हमारी सोसाइटी पे, है ना, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर से हमारे देश में हर 5-10 मिनट पे एक महिला की मौत हो रही होती है। और ये कैंसर पूरी तरीके से प्रिवेंटेबल है, यानी कि इसकी पूरी तरीके से रोकथाम संभव है। हमें सिंपल से 2 काम करने हैं। जो हमारी बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, उनका 9 साल की उम्र होते ही उनको सर्वाइकल कैंसर का एक टीका लगता है, वैक्सीन। जैसे आपको पोलियो का टीका और BCG का टीका आप लोग बच्चों को लगवाते हैं, उसी तरीके से इसकी वैक्सीन भी लगती है। और अब वो हमारी इंडियन वैक्सीन आ गई है जो कि काफ़ी सस्ती हो गई है। पहले की वैक्सीन जो बाहर से आती थी वो महंगी होती थी। अभी इंडियन वैक्सीन करीब 2000 की है, वो आप लगवाइए। 2 से 3 वैक्सीन्स आपको लगती हैं। अगर आप 14 साल से कम की हैं तो 2 वैक्सीन, उससे ज़्यादा की तो 3 वैक्सीन्स आप अपनी बच्चियों को ज़रूर लगवाएं। दूसरा जो चीज़ है वो है कि महिलाएं हमारी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग, यानी आपका जो यूट्रस का माउथ है, जो सर्विक्स है, उसका सिंपल से एक टेस्ट होता है। वहाँ से थोड़ा सा पानी लेके आपका गायनेकोलॉजिस्ट भेज देते हैं जांच के लिए। वो चेकअप आप हर 3 साल में कराएं, जिसको पैप स्मीयर या LBC टेस्ट कहते हैं। और एक सिंपल टेस्ट को करवा के आप जान सकती हैं कि क्या आने वाले 5 साल में, 10 साल में आपको कैंसर होने का खतरा है या नहीं। अगर खतरा है तो उसको आप पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये 2 छोटे काम करके आप पूरी तरीके से सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें मैम एज लिमिट भी है, जैसे आपने बोला 9 इयर्स के अबव, और लिमिट भी है, कोई हायर लिमिट भी है? 9 इयर्स से अबव 45 तक आप ले सकते हैं। देखिए 45 तक, हाँ, ऐसे आगे भी लिया जा सकता है, ऐसा कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है। जो HPV वायरस होता है, वो वायरस कहीं ना कहीं सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से फीमेल के और अंदर पहुंचता है। और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो वायरस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इम्यूनिटी अच्छी नहीं है या वो वायरस बहुत ही खराब वाला वायरस है, वायरस के भी कई टाइप्स हैं, तो वो रुक जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ पे कुछ करता रहता है। जब वो ज़्यादा चीज़ें खराब कर देता है तो फिर स्टेजेस आती हैं, पहले प्री कैंसरस लीशन, फिर अर्ली कैंसरस लीशन, फिर वो बढ़ती हैं चीज़ें। तो ये जो वैक्सीन है वो वायरस के अगेंस्ट है। ओके, ठीक है, दैट वायरस। अब अगर वो वायरस ऑलरेडी आपके अंदर आ गया, पहुंच चुका है, तो वो वैक्सीन आपको असर नहीं करेगी, कोई मतलब ही नहीं, ऑलरेडी वो वायरस अंदर पहुंच चुका है। इसीलिए बहुत ज़्यादा एडवांस एज पे उसको लगवाने का मतलब कितना इफेक्ट है कितना नहीं है ये कह नहीं सकते। अगर वो वायरस उसके पहले आपके अंदर नहीं गया है तो डेफिनेटली अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपके लिए वो हेल्पफुल है। मैम आपका सेशन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, आई थिंक लोगों को हेल्प मिली होगी। एंड में अगर आप कोई मैसेज देना चाहें लोगों को? मेरा सोसाइटी को मैसेज यही है कि बीइंग अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट, आप अपनी जो फर्टिलिटी है, अपनी जो प्रेगनेंसी है, उसको टाइमली प्लान करें, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, खान पान अपना अच्छा करें, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ एक्सरसाइज ऐड ऑन करें, और कोशिश हो कि हमें IVF जैसी टेक्नोलॉजी पे ना जाना पड़े, हमारी प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव हो। और क्योंकि मैं पर्सनली बहुत अच्छा फील करती हूँ जब मेरा कोई पेशेंट विदाउट IVF कंसीव करता है, और मेरी ये खुशी और भी बढ़ेगी अगर मैं देखूंगी कि हमारे IVF सेंटर पे नेचुरल कंसेप्शंस के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और IVF के रेट घट रहे हैं। दूसरी बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने आप को निगलेक्ट ना करें। कहते हैं कि महिलाएं हमेशा थोड़ा सा, है ना, सबकी केयर करती हैं और अपने को भूल जाती हैं। आप अपने खान पान का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं तो आपकी फैमिली हेल्दी है, और अगर आपकी फैमिली हेल्दी है तो आप पूरी सोसाइटी को हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा सोशल मीडिया हैंडल स्क्रीन पे है।